तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका विस्कोसिटी। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने बताया था फ्लूइड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो तो होता है एक तो बताया था मैंने कि वो नॉन या इनकम्प्रेसिबल होता है। सेकंड बताया था वो नॉन विस्कस होता था। मैंने आपको वहां पे एक वर्ड बताया था नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स कोई भी दो लेयर ऑफ फ्लूइड की वो क्या होंगे, उसके बीच में जीरो होगा। तो विस्कोसिटी क्या बताएगा, उल्टा बताएगा। मतलब कि वहां पे एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो कि बताएगा कि लेयर ऑफ फ्लूइड में बीच में क्या है बच्चों, एक तरीके का फोर्स है। ऑफ कोर्स सी बात है, वो फोर्स क्या होगा बच्चों, एक रेजिस्टिव फोर्स होगा, अपोजिशन ऑफ फोर्स होगा, जो कि क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को रोकेगा। किसके रिलेटिव मोशन के, लेयर के रिलेटिव मोशन को रोकेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे है कि मान के चलो कि एक लेयर है वाटर की ऐसी, वाटर ले लो, फ्रूट ले लो, एक लेयर है ऐसी। ये वैसे गैप बहुत ज्यादा, गैप बहुत ही कम होता है बच्चों में, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर इन दोनों के बीच में विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कस फोर्स है, तो इसको मतलब कि लेयर जब आगे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, लेयर जब आगे की तरफ जा रहा होगा तो नीचे वाली लेयर जो भी होगी, नीचे वाली लेयर होगी, वो क्या करेगी बच्चे, ऊपर वाली लेयर को पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। दोबारा सुनो, ऊपर वाली लेयर आगे की तरफ जा रही है तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब ये आगे जाएगी बच्चे तो ऊपर वाली लेयर क्या करेगी, नीचे वाली लेयर पे एक विस्कस फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब लेयर के बीच में, लेयर ऑफ फ्लूइड के बीच में कोई भी कांटेक्ट होता है तो उनके बीच में विस्कस फोर्स होता है। जो विस्कस फोर्स होता है वो एक तरीके का रेजिस्टिव फोर्स होता है। रेजिस्टिव का मतलब कि अपोजिशन फोर्स होता है जो कि रोकता है। और सबसे बड़ी बात होता है कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, समझदार हो। मुझे ऊपर दिखाई नहीं देती, वापस आ जाता। ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, पाथ डिपेंडेंट। तो याद करो तो हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो हमारा वर्क डन होता है, जिसके थ्रू वर्क डन होता है, वो सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे हमारा ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ठीक है। और ये विस्कस फोर्स जो हमारा, या फिर आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गए, सारे के सारे बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, पाथ डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, पाथ डिपेंडेंट होते हैं। जो वहां पे था वही यहां पे भी है, ठीक है। तो लिख लो, viscosity is a property of fluids. Viscosity is a property of fluid due to which due to which fluids apply fluid fluids apply a resistive non-conservative force. Fluids apply a resistive and non-conservative force when there is relative motion between when there is relative motion between layer of fluids when there is relative motion between layer of fluids in contact, ठीक है बच्चों। तो अगर ये लेयर जितने पास पास होंगे तो आपको क्या लगता है, विस्कोसिटी कम होगी कि ज्यादा। अगर लेयर बहुत ज्यादा पास पास होंगे तो बच्चों विस्कोसिटी कम होगी कि ज्यादा, क्या लगता है, सर सर ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होगी। इसका मतलब कि अगर बच्चे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा, ध्यान से सुन लो, अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा है तो वहां पे विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी से इसका क्या लिंक, देखो बहुत ही सिंपल होता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल का होना, लेयर का होना, या कोई भी आइटम का होना, ठीक है, वो डेंसिटी कहलाता है। कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा, तो उस कम एरिया में लेट सपोज इस एरिया में 10 लेयर है और इस एरिया में 20 लेयर है। तो 20 लेयर का मतलब कि सेम एरिया में यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा है लेयर की, तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी बच्चों उतनी ही ज्यादा ही विस्कोसिटी होगी, क्योंकि वो और ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे। और ज्यादा कांटेक्ट में आने से बच्चों विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा, विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा। तो मैं एफ वी से रिप्रेजेंट करूंगा, विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा डेंसिटी के होने से। क्लियर हो गया बच्चों, क्या ये बात क्लियर हो गई, यस और नो। हाँ जी सर। दूसरा देखो,
देखो लेयर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये एक तरीके का फोर्स है। क्या मैं, देखो ये क्या उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट है, तो क्या मैं इसको टेंजेंशियल फोर्स बोल सकता हूं बच्चों? कैसा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है। तो विस्कस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी है, तो पहला तो ये प्रॉपर्टी है, जो मेरा विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स। और याद करो, टेंजेंशियल का एक नाम भी बताया था मैंने, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में क्या बताया था, कुछ याद है? शियर। शाबाश। और शियर फोर्स, शियर फोर्स, विस्कस फोर्स, टेंजेंशियल और शियर फोर्स होता है। दैट मीन्स, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इट एक्स in tangential direction of fluid, it acts in the direction of, in the in the tangential direction of fluid, in the tangential direction of fluid। ठीक है। तीसरा, वो मैं आपको बता चुका हूं कि नॉन कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब पता होना चाहिए, पाथ डिपेंडेंट होगा ये, पाथ डिपेंडेंट है। और लास्ट पॉइंट है, ये किसके अपोजिट में होता है? रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट में होता है, ऑलवेज, ऑलवेज oppose the relative velocity of fluid, of fluid। ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों इसमें, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो कि हमने सॉलिड में देखा था उसको एक बार थोड़ी देर के लिए लाना चाहता हूँ। ठीक है। और एक लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मैं इसको भी लाना चाहता हूँ। तो देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ एफ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हमने यहाँ पे माना था, कुछ याद है यहाँ पे? और वो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, याद है कुछ फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला? सर म्यू इंटू एन। म्यू म्यू। इंटू एन। इसका मतलब कि जब हम सॉलिड के बीच में, सॉलिड के बीच में जब हम फ्रिक्शन फोर्स को देखते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा डिपेंडेंट होता है किस पे? सर फ्रिक्शन फोर्स मेरा डिपेंडेंट होता है नॉर्मल फोर्स पे। कौन से फोर्स पे बच्चों? नॉर्मल फोर्स पे। और इंडिपेंडेंट होता है एरिया के। और क्या होता है बच्चों? इंडिपेंडेंट होता है एरिया के। एरिया का मतलब कि सर, अगर ये साइज मान के चलो, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, इतना ही सरफेस, केवल सरफेस पे टच है इस ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे देख लो आप ज्यादा अटैच है, पर दोनों का मास सेम है। दोनों का मास क्या है बच्चों? सेम है। तो मतलब ऊपर की तरफ भी नॉर्मल क्या हो जाएगा मेरे, mg के बराबर, और यहाँ पे भी नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों ही केस में नॉर्मल मेरा सेम है। इसका मतलब कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, in the concentrated temperature कॉन्टैक्ट। the equilibrium सभी को will shift क्या ये हाँ बात जी सर। क्लियर होगी सबको? तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फ्लूइड है ना, अगर लेट सपोज हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ पे कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। तो यहाँ पे जो देखो, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इसके साथ अटैच होंगे ना, अटैच हो जाएंगे, है ना? तो यही वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बच्चों? फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे भी आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा। दोनों ही रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, पर यहां पे जो आपका विस्कोसिटी फोर्स होता है या विस्कस फोर्स होता है, वो होता है इंडिपेंडेंट। किसके इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स। ठीक है। नॉर्मल फोर्स की क्या रहता है बच्चों? इंडिपेंडेंट। लेकिन किसके डिपेंडेंट होता है बच्चों? डिपेंड
ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ सरफेस कॉन्टैक्ट, किस किस के बीच में कॉन्टैक्ट, ऑब्जेक्ट और फ्लूइड के बीच में का कॉन्टैक्ट। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां से क्लियर भी हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? क्या अच्छे से बात क्लियर होगी? तो Yes, आपसे sir. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान से सुन लो। ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन बोलेगा कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बिटवीन सॉलिड, वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे गलत, सॉलिड में फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओनली जो विस्कस फोर्स है जो कि फ्लूइड में होता है, वहां पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सॉलिड नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका विस्कस फोर्स नॉर्मल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या ये बात क्लियर होगी अच्छे से? यस और नो? ठीक है, Yes, sir. सभी ने लिख लिया ये पॉइंट? लिख लिए सर. ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट बच्चों हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि होता है ग्रेडियंट वेलोसिटी। अब ग्रेडियंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझो। देखो, आपने देखा होगा, अगर आपको जैसे मान के चलो कि जैसे फ्लूइड, फ्लूइड का सरफेस ये है, तो फ्लूइड ऊपर फ्लो कर रहा है बच्चों, ऐसे फ्लूइड की लेयर फ्लो कर रही है। ठीक है बच्चों, ऐसे फ्लूइड की लेयर फ्लो कर रही है। देखो, इसको बोलते हैं सरफेस, या बॉटम सरफेस बोल सकते हैं इसको बच्चों। ये होता है आपकी फ्री सरफेस होती है, किसकी? फ्लूइड की, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड। आपको क्या लगता है कि टॉप से और बॉटम में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लग रहा है? वैसे थोड़ा एनालाइज करके बताओ, आपको कहां लगता है कि टॉप पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा कि बॉटम में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा? कहां लगता है? सर बॉटम में. बिल्कुल करेक्ट सर, बॉटम में होगा। क्यों? अब समझो, देखो कैसे। देखो, ये मॉलिक्यूल, या फिर मैं बोलता हूं ऊपर वाले में, देखो फ्री सरफेस बोल रखा है, तो इस लेयर के ऊपर नीचे वाली लेयर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, इस वाली लेयर के ऊपर नीचे वाली फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो जब ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी बच्चों, तो डेफिनेटली मान के चलो इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान के चलो वी नॉट है। तो नीचे वाली पे ये वाला भी लगाएगा, नीचे वाला भी लगाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी थोड़ी सी। वी नोट से तो कम ही हो जाएगी, वी नोट से क्या हो जाएगी बच्चों? कम। फिर इसकी वेलोसिटी और भी कम, इसकी वेलोसिटी और भी कम, इसकी वेलोसिटी और भी कम, इसकी भी वेलोसिटी और कम। इसका मतलब कि जितना हम डीप में जाते रहेंगे, ध्यान से लो, जितना हम डीप में जाते रहेंगे, तो वेलोसिटी क्या होती रहेगी बच्चा? आपको रिड्यूस होती रहेगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सबसे नीचे वाले जो लेयर होती है ना, उसकी ऑलमोस्ट वेलोसिटी क्या होती है? नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर होते हैं। तो वो ठहरा हुआ वाटर होता है। वैसे भी आपने एनालाइज भी क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है तो वो ज्यादा रफ्तार से जाएगा, बीच में आएगा तो थोड़ी स्लो रफ्तार से जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, या मैं बोलूंगा विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। बीच वाले लेयर में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और नीचे बढ़ते 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 फ्रिक्शन फोर्स क्या होता रहेगा? फ्लूइड का बढ़ता रहेगा, विस्कस फोर्स बढ़ता रहेगा। इसका मतलब कि जितना मैं डेप्थ में जाऊंगा ना बच्चों, जितना ही मैं डेप्थ में जाऊंगा, तो मेरी वेलोसिटी ऑफ लेयर क्या होती रहेगी? रिड्यूस होती रहेगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करता हूं टॉप लेयर पे, अगर आपकी वेलोसिटी मान के चलो वी नॉट है, तो इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है? जितना हम डेप्थ में जाते रहेंगे तो मेरी वेलोसिटी कम हो रही है। अब जो ये वेलोसिटी कम हो रही है किसके ऊपर डिपेंड है? आप बोलोगे सर डेप्थ के ऊपर डिपेंड है, इसको डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, या मैं बोलूंगा पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। इसलिए यहां पे एक टर्म आती है बच्चों, जिस टर्म को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक होता है वेलोसिटी रेट, वेलोसिटी रेट, या फिर मैं बोलूंगा रेट ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? डीवी बाई डी को क्या बोलते हैं बच्चों हम? एक्सलेशन। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। यहाँ पे देखो टाइम नहीं, यहाँ पे पोजीशन है। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती जा रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब भी ग्रेडियंट वर्ड आएगा ना बच्चों, जब भी ग्रेडियंट वर्ड आएगा, तो आपको याद रखना है, आपको क्या करना है? विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख लो, चेंज ऑफ वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो वो तो आपको पता है एक्सेलरेशन ही होता है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डीवी बाय डी से, मैं डीएक्स से, सॉरी डीएक्स से, वेलोसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो डीवी बाय डीएक्स हो गया। अब डीवी बाई डी एक्स क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी किस कहां से कहां चेंज हो रही है, वी नॉट से जीरो पे चेंज हो रही है, तो वी नॉट माइनस जीरो डिवाइड बाय, यहाँ पे कितनी हाइट है बच्चे, यहां से हाइट कितनी है आपकी, एच, टोटल हाइट कितनी है बच्चों आपकी, कैपिटल एच लिया तो कैपिटल है, तो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया बच्चों वी नॉट बाय एच हो गया। ठीक है, वी नॉट बाय एच हो गया आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, यूनिट बताओ मेरे को कोई, यूनिट क्या होती है वेलोसिटी, क्या बोलोगे सर, मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होते हैं, तो मीटर से मीटर कट गया, कितना बचा बच्चों, वन अपॉन सेकंड। वन अपॉन सेकंड को क्या बोलते हैं आपको पता है, हर्ट्स बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हर्ट्स नहीं लेंगे, सीधा यूनिट बोलेंगे, वन अपॉन सेकंड होती है। याद करो इससे क्वेश्चन भी देखे जिसमें मैचिंग आ जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट और राइट हैंड साइड पे अगर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है तो दोनों मैच हो जाएंगे, दोनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, मैच हो जाएगी। ध्यान से सुनना, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी बच्चों, m0, L0 और टी रेज टू पावर माइनस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बताता है क्या बच्चों, ध्यान से लो, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये बताता है कि जितनी ज्यादा आप डेप्थ लेवल में जाते रहोगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी बच्चों, डिक्रीज होती रहेगी। वेलोसिटी क्या होती रहेगी बच्चों, डिक्रीज होती रहेगी। समझ में आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या ये बात सबको क्लियर यस हो गई है सर। तो, यस सर। यस सर। हाँ जी सर। लिख लिया, आगे बढ़ूं मैं। सर एक मिनट। सर दो। लिख लिया, चलो तो अब निकालेंगे बच्चों, फॉर्मूला निकालेंगे। अब हम दोनों को जो फॉर्मूला निकालेंगे, लिखो विस्कस फोर्स, फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। तो दोबारा ध्यान से समझना, देखो मान के चलो कि ये बॉटम है और ऊपर क्या है बच्चों, आपकी लेयर है ऑफ फ्लूइड। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे एक बोट है, आराम से समझना है, बोट का कॉन्टेक्ट एरिया विद फ्लूइड, कॉन्टेक्ट एरिया विद फ्लूइड लेना है, जो फ्लूइड पे है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लूइड पे कॉन्टेक्ट एरिया केवल इतना ही है। ठीक है, इतना पोर्शन है, तो उसको मैंने मान लिया बच्चे ए, ए मान लिया मैंने उसको। ठीक है, अब क्योंकि अभी मैं बोट की स्पीड को रेस्ट पे मान रहा हूं बच्चों, बोट की स्पीड क्या है, रेस्ट है, तो फ्लूइड जो होगा ना, फ्लूइड फ्लूइड की वेलोसिटी है बच्चे वी, है यहाँ पे कितनी है बच्चों, वी वेलोसिटी है। तो अगर फ्लूइड की वेलोसिटी वी है तो बच्चे आपकी बोट भी किस वेलोसिटी से जा रही होगी, वी वेलोसिटी से ही जा रही होगी, क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो वो भी साथ साथ उसको फ्लूइड को, फ्लूइड के साथ साथ बोट भी जा रही होगी। ठीक है, लेकिन हमें पता है, हमें पता है जितना हम डेप्थ लेवल पे जाते रहेंगे बच्चों, जितना हम डेप्थ लेवल पे जाते रहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कम होगी कि ज्यादा, आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती रहेगी बच्चों, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। यस और नो, राइट। ठीक है, अब क्या करेगा, अभी हमने पढ़ा था बच्चों, जो विस्कस फोर्स होता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके, रिलेटिव वेलोसिटी के, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो आपका जो फ्लूइड की विस्कस फोर्स होगा वो आपका मान के चलो एफ वी इस डायरेक्शन, एफ वी किस डायरेक्शन बच्चों, इस डायरेक्शन।
अब जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया तो हमने देखा जो आपका विस्कस फोर्स होता है ना, विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, जस्ट अभी 10 मिनट पहले आपको लिखवा था कि विस्कस फोर्स कॉन्टेक्ट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, विस्कस फोर्स डिपेंडेंट होता है किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट के। सर जितना ज्यादा डेप्थ लेवल पे जाएंगे तो आपको देखो वेलोसिटी कम होती रहेगी। इसका मतलब कि यहाँ पे विस्कस फोर्स ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे विस्कस फोर्स ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो इसका मतलब कि एफ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया के भी और वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बच्चों हम एक कांस्टेंट लिया। इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये याद होना चाहिए आपको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखोगे? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो बहुत ही हाँ जी सिंपल सर। है, देखो एटा आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ए आपका एरिया हो गया, डीवी बाय डी एक्स हो गया। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। Yes, sir. तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ये बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है, तो लिख लो, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लिखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थीटा, which depends on property of fluid, property of fluid के ऊपर डिपेंड करता है। इतना याद रखना है, जो आपका लिक्विड होता है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा एज कंपेयर टू गैस, एज कंपेयर टू गैस। ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट कैसे निकाल सकते हैं सर? फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो एन की अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो ये हो गया आपका, ऊपर हो गया आपका विस्कस फोर्स, नीचे हो गया आपका एरिया, ये हो गया डीवी बाय डी एक्स। अब मैं यूनिट की बात करूं, फोर्स है, फोर्स यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। और अभी आपने डीवी बाय डी एक्स की 1/सेकंड निकाली थी, तो 1/सेकंड ऊपर जाके क्या बन जाएगी बच्चों? सेकंड बन जाएगी। तो इसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं, पहले बता रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं। कई बात समझ में आ गई? यूनिट समझ में आ गई बच्चों? इसका यस सर। डायमेंशन फॉर्मूला भी आता है, डायमेंशन फॉर्मूला आता है तो आप यहीं से लगा सकते हो। फोर्स का मेरे ख्याल से डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? याद है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला? MLT-2। L1 T-2। टाइम है तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली टी ऊपर की तरफ, और नीचे है L2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया M1L-1 T-, ये हो गया बच्चों। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। एक और चीज है बच्चे यहाँ पे, लिख लिया यहाँ तक सभी ने? यस सर। Yes, sir. अब देखो बच्चों, इसकी एक और यूनिट भी होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइज। पॉइज यूनिट होती है बच्चों उसकी, पॉइज। अब पॉइज निकलती है, पॉइज जो इसकी यूनिट होती है किसकी? ईटा की। जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है वो फेमस है ज्यादा, उसको बोला गया पॉइज। अब पॉइज निकलती है कैसे देखो, अभी देखा आपने एसआई जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। अगर इसको आप ढंग से लिखो तो एन होता है आपका डाइन, जो कि होता है 10⁵ डाइन, सेकंड तो सेकंड में ही रहता है, ये होगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों 10⁻⁻1 डाइन सेकंड डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से सुन लो, एस आई यूनिट
ऑफ ईटा विल बी इक्वल्स टू 10, इसको बोलते हैं बच्चों पॉइस। तो कई बार ना ऐसे एग्जाम में दे देगा, कुछ क्वेश्चन दे देगा और एन की वैल्यू बोल देगा कि 10⁻⁻² पॉइस है, पर आपको इसको पॉइस में तो गिवन है, आपको इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब देखो एसआई यूनिट क्या होती है, 10 पॉइस है। अब पॉइस को अगर मुझे एसआई यूनिट में करना है तो मुझे 10 से फिर फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। याद है ना, आप हम ऐसे लिखते थे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। तो आपसे पूछा था 1 डाइन किसके बराबर है, तो आप बोलते थे 1/10⁵ न्यूटन। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, 1 पॉइस किसके बराबर होगा बच्चों, 10⁻⁻1 ऐसा यूनिट ऑफ ईटा। ऐसा यूनिट ऑफ ईटा का कोई नाम नहीं है भैया, याद रखना है। तो अगर 10⁻⁻² है तो यहाँ पे लिख दोगे 10⁻⁻2 पॉइस किसके बराबर होगा बच्चों, ये क्वेश्चन पर्पज से बता रहा हूँ। तो -3, -1 पहले से तो -2 और -3 -1 बन के 10⁻⁻3 बना देंगे। ये होगा ऐसा यूनिट ऑफ ईटा के बराबर होगा। बस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सभी को, यस और नो। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। चलो तो लिखो। अच्छा एक पॉइंट भी है, ये आ जाता है कई बार थ्योरी में, लिख लो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। तो देखा गया कि अगर हम लिक्विड की बात करते हैं बच्चों, लिक्विड की, लिक्विड में अगर टेम्परेचर बढ़ता है, लिक्विड में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी कम होने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स कम हो रहा है, विस्कस फोर्स कम हो रहा है। इसका मतलब कि एट बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर हम पढ़ेंगे वैसे आगे जाके, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर बहुत जाने से बच्चों यहाँ पे जो आपका विस्कस फोर्स होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। विस्कस फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है बच्चों, लेकिन गैस में उल्टा होता है। गैस में टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। इसको हम पढ़ेंगे जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखेंगे, तब वो कॉन्सेप्ट आएगा। इसको याद रखना बस, एक दो बार आया है, इस पर्पज से हम करवा रहे हैं। लिख लिया बच्चों सभी ने, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन सर करते हैं। हाँ जी। सर जब लिक्विड को बॉईल करेंगे तो सर उसमें से क्या कहते हैं, पार्टिकल्स की मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से सर विस्कोसिटी बढ़नी नहीं चाहिए। पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा इजिली इजिली हो जाएगी ना बच्चों, फ्री हो जाते हैं वो, ठीक है। एनर्जी मिल जाएगी ना उन्हें। बॉन्डिंग होती है वो कम हो जाती है, बॉन्डिंग कम होने से क्या होगा, वो इजिली फ्लो कर सकते हैं। ओके ठीक है, सर। चलो तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, लिखो। ए प्लेट ऑफ एरिया, ए प्लेट ऑफ एरिया 100 cm² is placed on the upper surface of कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल है बच्चों, यहाँ पे प्लेट पड़ी हुई है जिसका एरिया कितना है यहाँ पे 100 cm², ठीक है। हैविंग यस सर। थिकनेस, थिकनेस केवल बहुत ही कम है इसकी। कैस्टर ऑयल की थिकनेस है ओनली 2 mm। इफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 15.5 पॉइंट्स, ऐसे गिवन होता है। कैलकुलेट, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड
कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट with velocity, with constant velocity, with constant velocity 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों 2-3 बार आया, बहुत आसान है, ध्यान से समझते देखो। अगर आप देखो तो यहाँ पे डेप्थ और लिक्विड तो नेग्लिजिबल ही है, पर है तो सही ना, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। दे रखा तो दे रखा है, जो कि दे रखा है 2 mm दे रखा है। ऊपर प्लेट है बच्चे, यहाँ पे मान के चलो ये प्लेट है। प्लेट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो मेरे को याद है सर, आपने ना हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया था। किसी को याद है न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ सर याद कोई है चीज कुछ? अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। हाँ, और आगे? नेट नेट कोई चीज अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, इनर्शिया वाला लॉ था। तो तुझे बोलना चाहिए कि कोई भी वेलोसिटी अगर रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड में तो यूनिफॉर्म स्पीड में ही रहेगी। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? सर कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगी। इसका मतलब कि मुझे एक यहाँ पे एक फोर्स लगाया होगा, और ये फोर्स पता है किसके बराबर होगा? सर ये फोर्स होगा आपके विस्कस फोर्स के बराबर। क्यों? क्योंकि सर अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया? सर इसके ऊपर नेट फोर्स हो गया है 0। तो याद करो सर, जब तक इसकी वेलोसिटी चेंज तब तक नहीं होगी जब तक इसे फोर्स नहीं लगेगा। सर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये फोर्स किसके बराबर है? एफ के बराबर है। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है बच्चे? वो 0 है। वो 0 है, और फिर तभी नेट फोर्स 0 होने पे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा पाएगा। अगर इस पे ज्यादा फोर्स होता तो बच्चे इसके अंदर एक्सीलरेटेड मोशन आ जाता, और एक्सीलरेटेड मोशन में आपको पता है कि वेलोसिटी बढ़ जाती है। मैंने ये नहीं बोला, क्वेश्चन में क्या था? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि यहाँ पे जो मेरा फोर्स है ना, ये फोर्स है ना बच्चों, वो विस्कस फोर्स के बराबर। समझ में आ गया? क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट? तो मुझे नथिंग बट विस्कस फोर्स ही निकालना है एक तरीके का। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस हाँ जी सर। सर। यस सर। ठीक है, तो एफ नेट क्या हो गया बच्चों आपका? यहाँ पे एफ नेट आपका 0 है। इसका में जो मेरे को हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना था, नथिंग बट विस्कस फोर्स है। और विस्कस फोर्स का अभी आपने फॉर्मूला लिखा, एन ए डीवी बाय डी एक्स, खत्म। ईटा की वैल्यू दे रखे, पर सर ईटा की वैल्यू तो पॉइज में दे रखे। मैंने बताया था एक पॉइज में कितने होते हैं, हमने बताया था, डिस्कस किया था सर, 10⁻⁻1 ऐसा ही ऐसा यूनिट के बराबर होता है। तो हमें ऐसा यूनिट में ही चाहिए सारी चीजें। न्यूटन में लाने के लिए हर चीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे पुट करेंगे 15.5 इंटू 10⁻⁻1, ये ऐसा ही भी चला गया। सर एरिया क्या दे रखा है? सर एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं 10⁻⁻2, तो हो जाएगा -4। ठीक है, अब निकालते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो भाई साहब इसको भी 3 × 10⁻⁻2 करना पड़ेगा। और सर 2 mm है, इसको भी 2 × 10⁻³ करना। देखो सारी की सारी सीजीएस में थी, हमने सभी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? क्लियर एवरीवन? हाँ यस सर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया 15.5, ये हो गया 3/2, कितना हो गया? 1.5। अब 10⁻⁻ देख लो, 10⁻⁻1 है, -4 है, -2, तो -7 हो गए। यहाँ पे देखो 2 है, और 3 पर जाके 5 हो जाएगा, तो -2 बचा। ये आ गया, ये आ जाएगा आपका न्यूटन। कितना है बच्चों आपका न्यूटन? ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.23 न्यूटन। यही आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आपने अप्लाई किया। बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। सन में आ गया? यस और नो? Yes, sir. जी। यस सर। है ना? तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो मतलब उस ऑब्जेक्ट पे क्या है बच्चों? नेट फोर्स क्या है उस पे? 0। नेट फोर्स पे 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, अच्छे से करना। क्वेश्चन आसान है, पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है कि क्या क्या चीजें एज्यूम करें। तो देखो यहाँ पे है क्या, एक मेरा कंटेनर है। ठीक है,
इस कंटेनर में बच्चों एक लिक्विड है, लिक्विड, लिक्विड यहाँ पे नहीं है, हाँ ऐसा है कि एक ना मेरा सिलिंड्रिकल बॉडी है, ऐसे एक सिलिंड्रिकल बॉडी है जो कि स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग सिलिंड्रिकल बॉडी। जब ये स्लाइड करे तो यहाँ पे ग्रीस लगी पड़ी है बच्चों, ग्रीस, ठीक है। और इसकी टोटल जो डायमीटर है वो तो है बच्चों 15 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर है इसकी डायमीटर है 14.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ग्रीस है ना बच्चों, उसकी एक साइड में ओनली विड्थ है, इस साइड में जो विड्थ है ना ग्रीस की वो 0.1 हो गई, 0.1 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर है ग्रीस। यहाँ पे भी जो ग्रीस है आपकी 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, इतनी ग्रीस है। अब ग्रीस इस हिसाब से कि सीधा सीधा नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों, सीधा सीधा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ध्यान से देखो, इसका मतलब कि बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। अगर डेफिनेटिव वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है, या विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और नीचे की तरफ होगा mg। नीचे की तरफ क्या होगा बच्चों, mg। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मेरी कांस्टेंट हो गई। फिर देखो, फिर वेलोसिटी मैंने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, कांस्टेंट ले लिया, जो कि गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो सिलिंड्रिकल बॉडी का मास है, मास ऑफ बॉडी है, वो गिवन है, मान के चलो 1 kg, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, विस्कोसिटी ऑफ ग्रीस निकालनी है। मतलब मुझे जो ग्रीस है ना, इसकी विस्कोसिटी मतलब एटा निकालना है मेरे को, एटा। पहले तो मुझे बताओ, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अभी बताया था 0 हो जाएगा। सर 0 का मतलब ऊपर एफ वी, नीचे एम जी, विल बी इक्वल टू 0। मतलब कि जो मेरा विस्कस फोर्स है नथिंग बट एम जी के बराबर आ गया, ठीक है। सर विस्कस फोर्स का अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा, ईटा एरिया डीवी बाई डी एक्स, बिल्कुल पढ़ा आपने, बिल्कुल सही पढ़ा, ठीक है। और वो किसके बराबर हो गया बच्चों, एम जी के बराबर। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। ये एरिया किसका होना चाहिए, सर ये एरिया होना चाहिए सिलिंड्रिकल बॉडी का। किसका होना चाहिए बच्चों, सिलिंड्रिकल बॉडी का एरिया होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक एक स्टेप पहले अलग से निकाल लेते हैं, वैल्यू तो पुट बाद में भी हो जाएंगे। तो देखो m की वैल्यू तो पहले से गिवन है, कितना 1 kg, बात ही खत्म। g की वैल्यू आप ले लो 10, ये भी खत्म, ठीक है। बात आता है बच्चों एरिया की। तो एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सिटी देखो, एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। एरिया क्या होगा, यहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्ट एरिया, आप बोलोगे सर ये वाला ही तो है कॉन्टेक्ट एरिया। तो एक चीज बताओ, इस एरिया को मुझे क्या मानना चाहिए, कोई बताएगा मेरे को। Sir, circumference. नहीं नहीं नहीं, क्या? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा ना बच्चे, कर्व, समझ रहे हो। हाँ जी। सरकमफ्रेंस नहीं, कर्व बोलेगा, तू क्या बोलेगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा ये। यस और नो, समझ में आ गया सभी को। Yes, sir. और कर्व सरफेस जी सर। एरिया क्या होता है, Pi सिलेंडर R का 2 पाई आर एच, भाई हाँ। ठीक है, 2 पाई आर एच। एक ये मैंने लेंथ नहीं दी थी, इसको भी ले लो, ये है 15 सेंटीमीटर। तो देखो अब इसका कोई रेडियस बताएगा मेरे को, रेडियस कितना है इसका। देखो अगर आप 14.9 बार। तो आपका 15 नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये ग्रीस भी था, तो आपका एग्जैक्टली सिलिंड्रिकल बॉडी का 14.9, तो आपका रेडियस हो गया 14.9 डिवाइड बाय 2, क्योंकि डायमीटर था, रेडियस हो गया। और हाइट कितनी है बच्चों, 15 ही है, वो 15 ले लिया। तो फाइनली आपका ये निकला, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में निकलेगा ये,
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर हो गई? एरिया क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? हाँ जी सर। एरिया क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान से देखना है डीवी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। लास्ट है डीवी बाई डी एक्स। देखो ये वेलोसिटी है, ये ग्रीस की लेंथ हो गई, यही तो हो गई ग्रीस, एक साइड के लेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी गिवन थी मेरे को? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई 5 - 0 और डिवाइड बाय विड्थ। विड्थ कितनी है बच्चों इसकी? 0.1 डिवाइड बाय 2। 0.1 डिवाइड बाय 2, दोनों ही सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो इसकी नीट हो जाएगी ऊपर जाके 10 डिवाइड बाय 0.1, तो मेरे ख्याल से हो जाएगी 100 पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू आ गई डीवी बाई डी एक्स। यहां तक बताओ क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया ए बी डीवी बाई डी एक्स? एरिया क्लियर हो गया, यस एम सर। क्लियर हो गया। सारी वैल्यू पुट करोगे बच्चों, ईटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और जो कि आएगी लगभग लगभग आएगी 1.424 क्या थी, न्यूटन पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये आंसर आएगा। एरिया की वैल्यू निकाल ली, डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दी, एम की वैल्यू 1 है और जी की वैल्यू 10 है। सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा एक और चीज भी ध्यान रखना है, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है बच्चों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। प्रेशर, पास्कल। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं पास्कल इंटू सेकेंड भी एक तरीके की इसकी ऐसा यूनिट है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए अच्छे से? यस हाँ सर। जी सर। ठीक है, यस। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब आपके जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है और काइनेमेटिक्स पढ़ा है उस पे आपको देखो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन में रिलेट किया है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये फ्लूइड है, ठीक है, मान के चलो ये बोट है या प्लेट, कुछ भी ले लो। इस पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है एफ। ध्यान सुनो मैंने क्या किया है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है एफ, और फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो ले ली बच्चों मैंने वी ले ली। क्या ले ली बच्चे? वी ले ली मैंने। ठीक है, तो इसकी वजह से बच्चों यहां पे क्या होगा बच्चे, आपका एफ वी आएगा। ठीक है, मतलब कि विस्कस फोर्स आएगा। अब एफ क्या है बच्चों, ज्यादा है। अब ध्यान से सुनो हो क्या रहा है, देखो ध्यान से देखो, पहले समझ लेते हैं हो क्या रहा है। अब ये बोट रेस्ट पे था, आराम से समझोगे तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा। बोट रेस्ट पे था और वाटर भी जो फ्लूइड है वो भी रेस्ट पर है, दोनों ही रेस्ट पर हैं। दोनों रेस्ट पे कारण बोट मूव नहीं कर रही है। जैसे ही मैंने, ध्यान सुनो, जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया, किस पे फोर्स? बोट पे फोर्स लगाया, तो बोट के साथ साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच थे वो भी साथ साथ मूव करेंगे। तो जो बोट की वेलोसिटी होगी, फोर्स लगाया आपने, तो फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलेरेशन के। धीरे धीरे एक्सेलेरेशन बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और आपको पता है कि यहाँ पे एफ वी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एफ वी का फॉर्मूला होता है ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है आपकी, तो फिर एफ भी बढ़ेगा धीरे धीरे। पहले एफ था पूरा का पूरा, तभी रेस्ट पर था, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, फोर्स बढ़ाने से बच्चों धीरे धीरे आपकी एफ भी बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही आप फोर्स बढ़ाओगे ना, तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर एफ भी बढ़ता रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब इस एफ के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा एफ वी, और फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? कांस्टेंट हो जाएगी। पहले वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, जब आपने फोर्स लगाया, फिर उसकी वजह से बच्चों एफ भी बढ़ रहा था, एफ वी भी बढ़ रहा था। वेलोसिटी के बढ़ने से आपका एफ वी भी बढ़ रहा था। अब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब एफ वी और एफ वो किसके बराबर हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल हो जाएगा। और आपको पता है जैसे ही नेट फोर्स इक्वल हो जाता है,
तो फिर वो बोट क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही होगी। यहां तक समझ में आ गया सभी को, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। तो मुझे निकालना क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, मेरे को निकालना क्या है। तो मैं ये क्या चाह रहा हूं, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो। बोथ फ्लूइड एंड बोट इनिशियली एट रेस्ट, both fluid and boat initially at rest when a external force capital F, when an external force capital F is applied, find first part, find first part, velocity of boat at any time t, velocity of boat at any time t, velocity of boat at any time t, वेलोसिटी ऑफ बोट एट एनी टाइम टी पे मेरे को वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल। ठीक है बच्चों? हाँ ठीक जी है। सर। दूसरा, ड्रॉ ड्रॉ द कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ड्रॉ द कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। और थर्ड निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बोट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बोट निकालना बच्चों। तो भाई साहब अगर ये आगे की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि अब ये जो फोर्स है ना, F इज नॉट इक्वल टू एफ वी, तो अगर इस F की वजह से लिख लो, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स F, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स F देयर विल बी एक्सेलरेटेड मोशन, देयर विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब भी एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता तो वहां पे एफ नेट किसके बराबर हो जाता बच्चों, एफ नेट किसके बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है। तो इसका बच्चों मैंने मास भी ले लिया m, और इसका एरिया भी ले लिया, ए ले लिया एरिया। ठीक है, जरूरत पड़ती रहेगी। मैं एफ नेट क्या है सर, आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, एफ राइट डायरेक्शन में है, एफ वी लेफ्ट डायरेक्शन में, और एम में राइट डायरेक्शन में, तो ये हो गया फॉर्मूला। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया। अब फोर्स तो हमें नहीं पता, लेकिन एफ ई का फॉर्मूला पता है। एफ वी क्या होता है सर, एफ ई होता है ईटा ए डीवी बाय डी एक्स। सर एक्सेलरेशन में तो वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगी, वो हो जाएगा डीवी बाय डी हो जाएगा, डीवी बाय डी हो गया। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस। हाँ जी सर। डीवी बाय डी है, डीएक्स है क्या? आप बोलोगे सर डीवी बाय डीएक्स तो है आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल सकता हूं सर? निकाल तो सकते हैं, पर आपने सर हाइट तो बताई नहीं, तो आपको हाइट भी बतानी पड़ेगी। लेट्स सपोज दिस हाइट इज कैपिटल एच, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, v ऊपर है और जीरो नीचे है, तो हो जाएगा v माइनस जीरो डिवाइड बाय कैपिटल एच। क्या मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूं ऊपर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बन गया v बाय एच, तो ये बन गया एफ माइनस ईटा ए वी बाय एच। अब ध्यान से देखना है क्या क्या चीज कांस्टेंट है, क्या क्या चीज वेरिएबल है। एफ कांस्टेंट अप्लाई किया था आपने, एक बार अप्लाई करके छोड़ दिया। ईटा कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, हाइट कांस्टेंट। वी वेरी करवाना है, ये वाला वी और ये वाला वी क्या है, वेरिएबल है। तो dt को तो इधर ले जाओ, ठीक है। और ये बन गया m अपॉन में f माइनस एन ए वी अपॉन में h, और यहां पे आ गया डी। ध्यान से देखो, अगर आपको याद हो तो अगर ये ऐसे कुछ लिखा रहता है a, या फिर a माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, देखो। सबसे पहले तो ये वन अपॉन में x के टर्म में आ रहा, तो ये होगा ln नेचुरल ऑफ a माइनस बी एक्स। और x के साथ क्या अटैच है सर, माइनस बी अटैच है, तो माइनस बी नीचे आ रहा है। समझ में आ गया बच्चे इंटीग्रेशन? क्लियर हो गया इंटीग्रेशन ये वाला? हाँ यस जी सर। सर। तो यही हमें अप्लाई करना, देखो आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से करना है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एडवांस लेवल में आ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा करवा रहा था मैं। टाइम, ठीक है, टाइम ले लिया आपने जीरो से टी, और ये ले लिया बच्चों जीरो से वी ले लिया।
ठीक है, तो टाइम निकल जाएगा बच्चों फाइनली आपका, यहाँ पे तो टी आ जाएगा। ठीक है, एम पहले से ही था, एम तो बाहर आ गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। पहले तो होगा नेचुरल लॉग इसका एफ माइनस एन ए वी अपॉन में एच। अब देखो वी के साथ है क्या, आप बोलोगे सर वी के साथ है माइनस ए एच, माइनस एन ए एच, तो यहां पे आ जाएगा माइनस एन ए अपॉन एच। सर में आ गया। सर ठीक है, इसको माइनस ईटा ए एच को मल्टीप्लाई कर दो टी के साथ और एम को भी नीचे ले जाओ, तो नेचुरल लॉग किसके बराबर आ जाएगा, नेचुरल लॉग बराबर हो गया एफ माइनस ईटा ए एच, नहीं सॉरी ईटा वेलोसिटी नीचे एच। अच्छा मैंने लिमिट नहीं पुट करी बच्चों, लिमिट नहीं पुट करी, लिमिट भी तो पुट करनी है, 0 से b था। ठीक है, इसमें भी लिमिट पुट करनी है भी 0 से b। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को t से मल्टीप्लाई किया और m को नीचे ले गया, तो ये बन गया बच्चों माइनस के ईटा ए टी अपॉन में एम एच। या ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसको लिखना है, पहले मैं v लिमिट पुट करूंगा, तो ln में कोई चेंज नहीं आएगा, ln वैसे का वैसा ही रहेगा। और जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, माइनस के ln f बचेगा। ठीक है, इसको जिसको कम वीक लग रहा है तो ये पोर्शन छोड़ सकते हो, केवल एडवांस लेवल के लिए। आपको पता है नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी क्या होता है, नेचुरल लॉग ए अपॉन में बी होता है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ए अपॉन में बी, मतलब कि एफ माइनस एन ए वी अपॉन में एच होल डिवाइड बाय एफ इक्वल टू में माइनस के एन ए टी अपॉन में एम एच। ठीक है, नेचुरल लॉग को हटाते हैं तो यहाँ पे ई रेस्ट पावर आ जाता है, तो ये बोलो एफ से एफ डिवाइड कर दो 1 माइनस के एन ए वी अपॉन में एच एफ अलग अलग कर दिया, और यहाँ पे आ गया ई रेस्ट पावर माइनस के एन ए टी अपॉन में एम एच। इसमें से एक भी पोर्शन याद नहीं करना है, इस पोर्शन को उधर ले जाओ, इस वाले पोर्शन को उधर ले जाओ, तो एन ए वी अपॉन में एच एफ विल बी इक्वल टू 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस के एन ए टी अपॉन में एम एच। फाइनली जो आपकी वेलोसिटी का रिलेशन आ गया वो आ गया एच एफ अपॉन में ईटा ए 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस के ईटा ए टी रेस्ट टू पावर एम एच। क्या याद रखना है? बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। सर में आगे सभी को यस और नो? यस सर। सर ये लास्ट वाला पार्ट एक बार दोबारा बता दो। कौन से वाला, कहाँ से? ये जो लिमिट्स के बाद वाला आपने करा था, लिमिट पुट करने के बाद। नेचुरल लॉग क्या होता है, ये पढ़ा है ना, एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, नेचुरल लॉग ए अपॉन में बी होता है, तो पढ़ा होगा। यस सर। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने एफ को लिया तो एफ से एफ अलग अलग किया, कट गया, ये वाला एफ यहाँ चला गया, तो वही तो मैंने किया, सेपरेट सेपरेट कर दिया एफ से डिवाइड। फिर क्या किया, देखो ऐसे होता है, एल एन अगर ऐसे लिखा एल एन एक्स इक्वल टू वाई लिखा है, तो एक्स जाता है बच्चों ई रेस टू पावर वाई, तो ये मैंने किया एल एन को जब मैंने हटाया तो यहाँ पे ई रेस टू पावर आ गया। क्लियर हो गया बच्चों अब, यस और नो? यस सर। अब ध्यान दो, हाँ जी सर। ये हमने लिख लिया, तो मैं इसका एक्सप्रेशन को दोबारा लिख रहा हूं, देखो जो आपका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकल के आया वो आया एफ एच अपॉन में ईटा ए 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के ईटा ए अपॉन में एम एच टी आ गया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको, थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये ए है
1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस के बी टी है। थोड़ी देर के लिए बस अंडरस्टैंडिंग, ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आंसर आ चुका है, ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़ा शॉर्टकट में छोटा सा दिखाई दे रहा है तो अच्छा सा लगता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर टी की वैल्यू में जीरो पुट कर दूं तो ई रेस्ट पावर जीरो होता है 1, 1 माइनस 1 होता है जीरो। तो उस केस में बच्चों वेलोसिटी क्या निकल जाएगी आपकी? जीरो निकल जाएगी। और जब मैं टी की वैल्यू ले लूं इन्फानाइट, ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फानाइट होता है जीरो, तो 1 माइनस हो जाएगा जीरो। उस केस में वेलोसिटी निकल जाएगी ए, या फिर मैं बोलूंगा वेलोसिटी निकल जाएगी आपकी एफ एच अपॉन में ईटा है। इसका मतलब कि जो भी मैक्सिमम टाइम होगा तो उसका मतलब कि यही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमें निकाली थी ना, मैक्सिमम वेलोसिटी, वो यही है। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा तो टाइम के साथ वैसे कर रहा है, वेलोसिटी जीरो है लेकिन धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ रही है बच्चों, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है और कांस्टेंट हो जा रही है। सर कांस्टेंट कैसे हो रही है? याद करो, भी समझाया था सर कांस्टेंट क्यों हो रही है। एफ एच अपॉन में एन ए। अब ध्यान से देखो कांस्टेंट क्यों हो रही है। हमने ये देखा था कि जैसे ही मैंने फोर्स लगाया बोट पर, तो अभी तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा कुछ था ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंडेंट हो रहा है वेलोसिटी के ऊपर, एरिया के ऊपर। क्योंकि जैसे मैंने फोर्स लगाया तो बच्चों इसकी एक्सीलरेटेड मोशन में आ गया, और जैसे ही एक्सीलरेटेड मोशन में आ गया तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी भी बढ़ेगी धीरे धीरे। जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर आपका विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, पर स्टिल विस्कस फोर्स अप्लाइड फोर्स से छोटा है। तो बोट सीधा सीधा एक्सेलरेटेड मोशन में जा रही है, 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 जिसकी वजह से वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। अब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो एफ भी बढ़ता रहेगा। अब एक ऐसा समय आएगा बच्चों जहां पे आपका विस्कस फोर्स अप्रोक्सीमेटली या इसके ही कंपैरिजन में इक्वल हो जाएगा, किसके? अप्लाइड फोर्स के। और आपको पता है जैसे ही विस्कस फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा तो उस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। और जैसे ही नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। पहले क्या हो रहा था? वेलोसिटी बढ़ रही थी, जैसे ही विस्कस फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। वही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्यों? पहले वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, इस केस यहां तक आपका विस्कस फोर्स कम है, किससे? अप्लाइड फोर्स से। अप्लाइड फोर्स से कम 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 कम। जैसे हम इस रीजन में आए तो यहां पे आपका अप्लाइड फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल टू विस्कस फोर्स के बराबर हो गया, और आपकी बोट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। तो मेरे ख्याल से अब हमने तीन चार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यस और नो, सभी को क्लियर हो गया? एवरीवन? यस सर। ठीक है। तो इस चीज का याद रखना, इतना टफ आता नहीं है। जो मैंने शुरू के दो तीन क्वेश्चन करवाए थे वही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया सभी ने? तो एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं बच्चों, जो कि है आपका स्टॉक लॉ, स्टॉक्स लॉ। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, रुक जाओ, मुझे याद आ गया एक क्वेश्चन अच्छा सा, ये हम कर सकते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। तो देखो, मान के चलो कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है। और मैंने यहाँ पे बच्चों एक ऑयल की लेयर लगा दी यहाँ पे। ठीक है, जिसकी थिकनेस है, इस ऑयल के लेयर की थिकनेस है टी। ये क्या है? आपका ऑयल है, यानी कि वो फ्लूइड है। ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है? टी है। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख रखा है मैंने। अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट रखा, क्योंकि ऑयल, आपको पता है ऑयल क्या करेगा? स्लाइड करवाएगा, करवाएगा नहीं करवाएगा बच्चों? सर करवाना तो चाहिए। तो हाँ जी जैसे वो सर। स्लाइड करवाएगा तो ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये है आपकी कांस्टेंट। देखो फिर आ गया टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है 30, इसके 30 डिग्री है।
ठीक है बच्चों, इसका ऑयल का ईटा दे रखा है, ऑयल का ईटा दे रखा है, वो दे रखा है 5 सेंटीपोइस। सेंटीपोइस, सेंटी का मतलब सर 5 × 10⁻⁻² पॉइस। अब पॉइस को आपको पता है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए फिर दोबारा 10 से डिवाइड करते हैं तो 10⁻³ एसआई यूनिट हो गया, और एसआई यूनिट आपको पता है क्या होता है, पास्कल सेकंड। अब हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पास्कल सेकंड निकल गया। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है सर? मेरे को निकालना है इसमें थिकनेस ऑफ ऑयल, टी निकालना है। क्या निकालना है? टी निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो सर करेंगे कैसे? देखो, ऑफ कोर्स सी बात है, विस्कस फोर्स का तो कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से है, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो विस्कस फोर्स कहां पे होगा? आप बोलोगे सर विस्कस फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक से विस्कस फोर्स तो बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विस्कस फोर्स, बिल्कुल सही बात है। तो सर जब विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कोई फोर्स होगा क्या? हाँ बच्चों, यहाँ पे कोई फोर्स होगा कि नहीं होगा? सर एम यस जी सर। साइन थीटा। कौन सा फोर्स हाँ होगा? जी सर। एम जी साइन थीटा। पता होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, mg sin थीटा अब तक याद भी हो जाना चाहिए। इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी, देखो अगर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, तो उस केस में एफ नेट क्या होना चाहिए बच्चों? आपका एफ नेट होना चाहिए जीरो। एफ नेट जीरो होने का मतलब एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ वी के बराबर होना चाहिए, बस खत्म हो जाएगा। एम मास का दे दिया बच्चों, 1 kg ले लो, तो हो गया 1 kg। जी की वैल्यू है 10। sin 30 कितना होता है बच्चों? लिख लेंगे अभी, 1/2। एफ वी होता है आपका एटा ए और डी वी बाय डी एक्स। यहाँ पे अब डी एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे थिकनेस आएगी। अरे यार, फिर थिकनेस को आप टाइम से लेट मत कर देना, इसको ले लो पी, इसको ले लो एक्स ही ले लो, क्योंकि फिर बाद में पता चले आपने टाइम मान लिया, इसको एक्स है, तो ये भी क्या है आपका एक्स है। ठीक है, ये एक तरीके का क्यूब गिवन था जिसकी डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो देखो ये 10 हो गया। sin 30 क्या होता है? 1/2। ईटा की वैल्यू हमने लिख ली थी, ये कितनी होगी? 5 × 10⁻³ एरिया हो गया आपका, एरिया क्या होता है? सरफेस का एरिया हो जाएगा a², तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻² का स्क्वायर, स्टैंडर्ड में लिखेंगे स्क्वायर। वेलोसिटी पहले से 10 दे रखी हुई स्टैंडर्ड यूनिट में, थिकनेस मेरे को x निकालनी है, तो मेरे ख्याल से अब निकल जाएगा, यस और नो? देखो, ये 5 पे कटेगा, 5 इस पे कट जाएगा, ये कट गया, यहाँ पे बचा 1। यहाँ क्या बचा? बचा 10⁻³ यहाँ बचा 10⁻⁻1 का स्क्वायर -2। यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे बचा x। तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू आ गई है 10⁻⁻4 मीटर। ये आ गया बच्चों सर में आ गया आप मेरे ख्याल से। तो कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से विस्कस फोर्स को डिस्कस कर सकते हैं, यस और नो? क्लियर एवरीवन? यस हाँ सर। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों, स्टॉक लॉस। ये भी इजी है बच्चों। इसमें इसमें क्या किया देखो, स्टोक लॉ ने क्या बताया, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया। उसने बोला जो हमने विस्कस फोर्स में डिस्कस किया वही सेम चीज बताई, बस उसने, पता उसने क्या किया, बस वहां पे जो बॉडी, कोई भी हम बॉडी को ले रहे थे ना, यहाँ पे हमने बच्चों बॉडी ले ली आपकी स्फेरिकल बॉडी, बस और कुछ भी नहीं बताया। स्टोक लॉ ने वहीं पे स्फेरिकल बॉडी ले ली, मतलब कि अगर आपका फ्लूइड है यहाँ पे,
ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस आर है, ध्यान से सुन लो, जिसकी रेडियस आर है। ठीक है। और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर क्या लगेगा बच्चों? विस्कस फोर्स लगेगा। तो स्टोक लॉ ने बोला जो विस्कस फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। तो साइज क्या है इसका? आर। विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेलोसिटी के। और विस्कस फोर्स होगा बच्चे टाइप ऑफ लिक्विड, और टाइप ऑफ लिक्विड का मतलब कि विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये किसने बोला? स्टोक लॉ ने बोला। स्टोक ने बोला एक्चुअल में, किसने बोला? स्टोक ने बोला। ठीक है। अभी समझ लो, फिर लिखेंगे। ठीक है। ये बोला, और केवल किसके लिए बताया? ओनली ये, ओनली बच्चों स्फेरिकल बॉडी के लिए बताया बस, कि और किसी के लिए नहीं है, स्फेरिकल बॉडी के लिए। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक क्लियर एवरीवन? हाँ जी सर। ठीक है। तो लिख लो पहले, फिर इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम। जल्दी लिख लो। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, the magnitude of viscous force, the magnitude of viscous force depends on shape and size of the body, shape and size of the body, its speed, speed of the body, speed of the body, and coefficient of viscosity of the fluid, coefficient of viscosity of the fluid. Stoke law explained for only spherical body. Stoke law explained only for spherical body. तो डायग्राम बनाओ और ये लिखो। ये हो गया आपका शेप एंड साइज, ये हो गया स्पीड, और ये हो गया विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, पर हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? इसका निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। याद है हमने ऐसा कुछ निकालते थे, ऐसा क्वेश्चन में गिवन होता था कि अगर कोई पैरामीटर है वो तीन अदर पैरामीटर पे डिपेंडेंट है तो इसके बीच में रिलेशन निकालो, क्या क्या पावर होंगी। तो आपको याद हो हम ऐसे करते थे, एफ वी इक्वल टू के ले लेते थे और ऐसे लिखते थे आर रेस टू पावर ए, वी रेस टू पावर बी, ईटा रेस टू पावर सी। याद है कुछ ऐसा? जैसे और नो, है ना? हाँ जी सर। है ना? Yes. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता था M1 L1 M1 L1 T। T-2। के तो आपका कांस्टेंट ही होता है। आर होती है लेंथ, तो लेंथ की पावर ए हो गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है L T-1 रेज टू पावर बी। विस्कोसिटी का मैंने लिखा था, शायद मैंने लिखा था M1 L M1 माइनस L-1 T-1 रेज टू पावर सी। फिर हम क्या करते थे? देखो यहाँ पे m देख लो, m की पावर ओनली 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा m रेज टू पावर c। खत्म। l देख लेते हैं। l की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b है, और यहाँ पे माइनस c। तो a प्लस बी माइनस सी। ठीक है। अब टाइम का देख लेते हैं। टाइम का यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे माइनस सी, तो माइनस बी माइनस सी। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -2। तो बाय कंपेयरिंग तो देखो सी की वैल्यू तो 1 निकल आई पहले ही, सी की वैल्यू 1 निकल आई। फिर ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 1 निकल आई, और लास्ट वाले में से माइनस बी माइनस सी की वैल्यू -2 निकल आई। क्योंकि सी की वैल्यू 1 गिवन है तो माइनस बी -1 इक्वल टू -2 हो जाएगा, -1 जाके +1 बन जाएगा, तो -1 बन जाएगा, तो यहां से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है। फिर यहां से फिर दोबारा इसमें पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1। बी और सी की वैल्यू 1 1 है तो वो कट गई, तो a की वैल्यू भी 1 आ गई। इसका मतलब a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1। इसका मतलब कि एफ वी जो होगा वो k टाइम्स
आर वी एन, आर वी ईटा के बराबर होगा। अब यही डायमेंशन एनालिसिस की दिक्कत है या इशू है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता पाएगा कि यहाँ पे कांस्टेंट के क्या है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। तो फिर जब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था बच्चों, तो इन्होंने निकाला था यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 6 पाई। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, 6 पाई आर वी एन, इस तरीके से याद रखना है। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, बस खत्म। सर में आ गया, सर में आ गया बच्चों, यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है आपके स्कूल के भी, कि स्टॉक लो, परफॉर्म करो, उसका फॉर्मूला जनरेट करो। देखो कितना आसान है, आपको इसी मेथड से ही करना है, और कोई मेथड ही नहीं है, इसी मेथड से ही सॉल्व करना है बच्चों, बस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इस पे, सिंपल सा लिखो। देखो, कंसीडर ए बॉल, स्फेरिकल बॉल, कंसीडर a spherical ball with velocity 10 raised to power 3 meter per second, 10 raised to power 3 meter per second inside the fluid of density, inside the fluid of density, फ्लूइड की डेंसिटी दे रखी है, वाटर के बराबर दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। if the viscosity of fluid is, if the viscosity of fluid is 10 raised to power minus 3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो पहले एसआई में दे दिया, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 kg, रेडियस गिवन है 0.5 मीटर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, बॉल का एक्सेलरेशन निकालना है। सर इसको कैसे करेंगे, तो देखते हैं, देखो समझते हैं। मान के चलो कि एक लिक्विड है जो कि वाटर ही है, एक तरीका वाटर दे रखा है, यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी है, उस स्फेरिकल बॉडी की वेलोसिटी दे दी बच्चों 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, इसकी डेंसिटी दे दी बच्चों कितनी, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ईटा दे दिया, मास दे दिया, सब दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप याद करो कि अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है बच्चों, कोई मैंने फोर्स तो यहाँ पे कुछ लगाया नहीं है, मूव कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब जो विस्कस फोर्स होगा वो किस, या नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर वो मास इंटू एक्सलेशन के बराबर होगा, बस उसमें मैंने फोर्स तो दे नहीं रखा अलग से, तो इसी के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी आगे बच्चों, स्फेरिकल बॉडी, और स्फेरिकल बॉडी बच्चों इनसाइड द फ्लूइड है, इनसाइड द फ्लूइड की वजह से इसका फॉर्मूला अभी हमने जनरेट किया था 6 पाई आर वी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 6 पाई एन क्या गिवन है हमें, सर गिवन है, आर गिवन है, आर गिवन है, वी गिवन है, सर वी भी गिवन है, मास गिवन है, ये रहा मास गिवन, तो एक्सेलरेशन निकाल, अरे सर ये तो कुछ करना ही नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं करना बच्चों, बस तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकालना, 6 पाई NRV अपॉन में एम, सारी वैल्यू गिवन है, 6 पाई एन की वैल्यू 10⁻³ स्टैंडर्ड में है, आर की वैल्यू ये भी स्टैंडर्ड में 0.5, वी की वैल्यू 10⁻³ और मास कितना गिवन है बच्चों, 7 kg, जो कि अप्रोक्सीमेट निकल के आता है इसका 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, लिख लिया यहां तक? हाँ जी बच्चों, लिख लिया? यस सर। ठीक है, अब ये सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको देखो दूसरे अप्रोच से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो चलो यहाँ पे, लेकिन विस्कस फोर्स तो पीछे की साइड में है ना, पीछे की साइड में विस्कस फोर्स, तो मेरे को इसी पार्ट में बच्चों देखो, अगर विस्कस फोर्स पीछे की साइड में, ध्यान से देखो, पीछे की साइड में है, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये धीरे जाके कम नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है
यहाँ पे वेलोसिटी तो वेलोसिटी रहेगी इसके अंदर, एक्सेलरेशन कम होता रहेगा तो बीच में जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। कुछ टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, इसकी जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो मेरे को निकालना है कि जब इसकी वेलोसिटी जीरो हुई तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मुझे बस ये निकालना है। किसी क्वेश्चन में मेरे को ये निकालना है, लिख लो। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर स्टॉपिंग। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बिफोर स्टॉपिंग, ये लास्ट है, यही करेंगे। तो देखो, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था एफ वी इक्वल टू एम ए के बराबर है बच्चों। किसके बराबर है? एफ वी दो ही बात है मेरे हाथ में, एकदम सारा पार्टी छीन लिया और सब्जी छीन ली। एम ए पांच के पराठे बराबर। बनाए तो मैंने ये नहीं थी। तो एफ वी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? एफ वी का फॉर्मूला था 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, वी क्या है? वेलोसिटी है, मास। अगर याद करो तो हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला था डीवी बाय डी एक्स, एक्सेलरेशन का। ठीक है, वेयर एक्स यहाँ पे थिकनेस नहीं है, एक्स यहाँ पे है डिस्टेंस, याद है? सर इंटू वी भी आएगा डिस्टेंस ना? थे यहाँ पे, वी डी बाई डी एक्स होता है ना। यही हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है। सर में आ गया? सर इंटू वी भी आएगा। सर वी डी बाई डी हाँ, एक्स होता है ना। यस यस यस, वी इंटू डी वी बाई डी, बिल्कुल करेक्ट। तो देखो, वी से वी तो कट गया, यस और नो। देखो कितना आसान बन गया इक्वेशन। तो मेरे पास एम को नीचे ले जाओ तो 6 पाई एन आर अपॉन में एम, क्या निकल गया बच्चों? डीवी बाय डी एक्स निकल गया। डी एक्स को इधर ले जाओ, ये कितना हो गया बच्चे? एम अपॉन में 6 पाई एन आर डीवी। अब आपका डिस्टेंस शुरू में जीरो था और फाइनल डिस्टेंस आपका एक्स है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी वी थी और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, यस और नो? यही तो होगी ना, वी से जीरो। तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स। ये तो कांस्टेंट है, इसमें देखो है ही नहीं कुछ भी पार्ट, तो कांस्टेंट का तो आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होगा, 6 पाई एन आर, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों वी आ गया, और वी की लिमिट कहाँ से कहाँ है? वी से जीरो। क्योंकि लिमिट उल्टी है तो यहाँ पे माइनस वी आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के एम वी अपॉन में 6 पाई एन आर। क्या हमें मास पता है? -7। वी पता है 10⁻³ 6 पाई पता है, और एन की वैल्यू कितनी थी? 10⁻³ आर की वैल्यू 0.5। बस ये वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा बच्चों। सर में आ गया? इजी है ना? तो देखो, हमने फ्लूइड को कैसे काइनेमेटिक्स से भी, जितने भी हमने क्वेश्चन सोल्व कर दे वो काइनेमेटिक्स से कैसे हम रिलेट कर पा रहे हैं इसको अच्छे से। सर में आ गया, यस और नो सभी को? यस। यस हाँ जी सर। सर।